रामायण भारत की एक ऐसी गाथा जिसको लेकर कई लोगों के दिलों में कई सारे सवाल हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि क्या रामायण हमारा इतिहास है या फिर सिर्फ लिटरेचर। अगर आप रामायण की कहानी को सुने या फिर पढ़ें तो वहां से सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सामने आएगा हनुमान जी का। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या हनुमान जी और उनकी वानर सेना सच में सिर्फ बंदर थे या फिर वाल्मीकि रामायण किसी ऐसे एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज का जिक्र करती है जो कभी भारत में रहती तो थी मगर बाद में हमेशा के लिए गायब हो गई। और एक सवाल जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्या होमो सेपियंस यानी हम जैसे इंसान और होमो इरेक्टस जैसे पुराने ह्यूमन स्पीशीज कभी भारत में एक साथ रहते थे? पिछले कुछ एक दशकों में आर्कियोलॉजी ने कुछ ऐसी डिस्कवरीज की हैं जिन्होंने हमारे पुराने अजम्पशंस को हिलाकर रख दिया है। डेनिसोवियंस का पता चला है सिर्फ एक उंगली की हड्डी से। होमो फ्लोरेंसिस जो हॉबिट स्पीशीज के नाम से मशहूर हैं, उनका पता चला है 2003 में। तो चलिए आज की वीडियो में हम साइंस को जोड़ते हैं रामायण के साथ और इस पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की। वाल्मीकि जी के रामायण में वानर सिर्फ जंगल के जानवर नहीं लगते, वे फ्लुएंट भाषा बोलते हैं, पॉलिटिकल मैटर्स पर बहस करते हैं, अपने राजाओं को फॉलो करते हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किष्किंधा जैसे ऑर्गेनाइज्ड समाज में रहते हैं, पेड़ और पत्थर को भी वेपन की तरह यूज करते हैं, एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं और उनका शरीर बालों से ढका हुआ है और साथ में वे एक्सीलेंट क्लाइंबर्स होते हैं। जहां पर वाल्मीकि जी ने वानरों को इंट्रोड्यूस किया है, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ किया है। कहीं पर भी इनकी पूंछ होने की बात नहीं है और कहीं पर भी इनके बंदर जैसे होने की बात भी नहीं है। अब बात करते हैं शब्द वानर की। एक पॉपुलर इंटरप्रिटेशन कहता है कि वानर शब्द बना हुआ है वन और नर से, यानी कि वन में रहने वाला इंसान या फिर फॉरेस्ट पीपल। लेकिन वानर शब्द के इस इंटरप्रिटेशन को लेकर भी काफी सारा विवाद है। अब थोड़ा साइंस को समझ लेते हैं। रफली 7 मिलियन साल पहले ह्यूमन एवोल्यूशन की लंबी चेन शुरू होती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो हेडेलबर्जेंसिस, उसके बाद निएंडरथ्रल्स और साथ में डेनिसोवंस और उसके बाद आते हैं हम यानी कि होमो सेपियंस। अब सवाल है कि भारत में इन स्पीशीज का आना कब हुआ? होमो इरेक्टस जैसी स्पीशीज भारत में लगभग 15 लाख साल पहले मौजूद थीं, जबकि होमो सेपियंस यानी मॉडर्न इंसान भारत में सिर्फ 65 या फिर 70,000 साल पहले ही पहुंचे थे। अब क्वेश्चन है कि इसका एविडेंस क्या है? नर्मदा वैली से मिले फॉसिल्स, अत्तिरमपक्कम का एक्सकवेशन साइट और कर्नाटक का इसमपुर, इन जगहों पर हमको बहुत सारे टूल्स मिले हैं जिनको यूज करते थे होमो इरेक्टस। लेकिन भारत में एक मेजर प्रॉब्लम है। भारत का क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, एक ऐसा क्लाइमेट जहां पर हड्डियां बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं और इस वजह से भारत में फॉसिल्स बहुत कम मिलते हैं। वहीं पर अगर हम अफ्रीका या फिर यूरोप की बात करें तो वहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट न होने की वजह से फॉसिल्स काफी ज्यादा तादाद में मिलते हैं। एनीवेज, जो भी एविडेंसेस हमको आज तक मिले हैं वहां से एक बात तो साफ होती है कि भारत में मल्टीपल ह्यूमन स्पीशीज का इतिहास काफी ज्यादा लंबा है, लेकिन फॉसिल के रिकॉर्ड्स अधूरे जरूर हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ड्रामेटिक मोमेंट की बात करना बहुत लाजमी है। लगभग आज से 74,000 साल पहले सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, वहाँ पर टोबा नाम का एक सुपर वोल्केनो का इरप्शन होता है। इसको माना जाता है अर्थ के हिस्ट्री का सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन। माना जाता है कि इस सुपर वोल्केनो के इरप्शन की वजह से जो ऐश निकली, उसके कारण 95% ऑफ लिविंग स्पीशीज जो अर्थ के सरफेस पे थी वो पूरी तरह से गायब हो गई। भारत के ज्वालापुरम साइट में आर्कियोलॉजिस्ट्स को स्टोन टूल्स मिले हैं, टोबा के ऐश लेयर के नीचे भी और ऊपर भी। इसका मतलब है कि ह्यूमंस इस इरप्शन के बाद भी जिंदा रहे, उन्होंने इस इरप्शन को सरवाइव किया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिबेट है कि किस ह्यूमन स्पीशीज ने एक्चुअली सरवाइव किया, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है।
क्योंकि ऐश के नीचे जो टूल्स हमको मिले हैं वो होमो इरेक्टस के हैं, मगर ऐश के ऊपर जो टूल्स मिले हैं उनमें से बहुत सारे टूल्स वापस होमो इरेक्टस के ही हैं। साथ में हमको ऐसे भी टूल्स मिलते हैं जो होमो सेपियंस के नहीं हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये जो टूल्स हैं ये किसके थे? दुनिया भर में एविडेंसेस मौजूद है कि डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज कभी एक साथ रहते थे। निएंडरथैल्स और होमो सेपियंस के बीच इंटरब्रीडिंग हुई थी। आज भी नॉर्थ अफ्रीकन लोगों के डीएनए में निएंडरथैल जीन्स मिलते हैं। डेनिसोवियंस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के पॉपुलेशन का अगर जेनेटिक स्टडी किया जाए तो हमको उनके जीन्स में डेनिसोवियंस का जीन ट्रेस मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ हुआ था? अब बात यहीं पर फंसती है कि कोई सीधा प्रूफ हमको नहीं मिलता, लेकिन इस संभावना को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि भारत में फॉसिल एविडेंस इतना लिमिटेड है कि ओवरलैप की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं रामायण की। कुछ रिसर्चर्स ने रामायण में दिए हुए प्लानिटरी पोजीशंस को एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर से मैच करने की कोशिश की है और इससे हमको पता चलता है रामायण की एग्जैक्ट डेट। अब यहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। पुष्कर भटनागर के कैलकुलेशंस के मुताबिक ये डेट आती है अराउंड 5114 BCE के आसपास। वहीं पर पीवी वर्तक के मुताबिक ये डेट आती है 7300 BCE के आसपास, जबकि नीलेश ओक का कहना है कि रामायण डेट बैक होती है 12200 BCE तक। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी स्कॉलरली कंसेंसस मौजूद नहीं है रामायण के एग्जैक्ट डेट को लेकर, और यही से शुरू होती है सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि वाल्मीकि जी के रामायण में जिन वानरों का उल्लेख है उनके फीचर्स होमो इरेक्टस से तो मिलते हैं। हमको ये भी पता चलता है कि रामायण के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वे सभी के सभी होमो सेपियंस थे, मगर रामायण की डेट और होमो इरेक्टस की डेट बिल्कुल मैच नहीं करती। तो फिर ये वानर कौन हो सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं चिंपैंजी की। वानरों और चिंपैंजी में फिजिकल सिमिलैरिटी बिल्कुल है, मगर चिंपैंजी में किसी भी लैंग्वेज या फिर ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का एविडेंस नहीं मिलता। अब अगर बात करें ओरंगुटैंग की, तो ओरंगुटैंग वानरों की तरह बहुत अच्छे ट्री क्लाइंबर्स थे। प्रॉब्लम ये है कि ओरंगुटैंग भारत में उस समय पाया ही नहीं जाता था। अब बात करते हैं डेनिसोवंस की। सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि साउथ एशिया के जेनेटिक ट्रेसेस डेनिसोवन से मैच करते हैं, तो इस हिसाब से इनका वानर होना जस्टिफाइड होता है। प्रॉब्लम ये है कि भारत में डेनिसोवंस के फॉसिल्स बहुत ही कम हैं, तो भारत में ये थे ये जानकारी हम पुख्ता नहीं कर सकते। अब मान लेते हैं कि वानर होमो सेपियंस ही थे, मगर होमो सेपियंस के एक लेस डेवलप्ड फॉरेस्ट हंटर गैदरर ट्राइब थे, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैचिंग आपको मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ मैच कर जाता है। मगर वाल्मीकि रामायण में वानरों की जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की गई है वो इनसे कतई मैच नहीं करता। तो अब आते हैं सबसे लाइकली कंटेंडर पर, होमो इरेक्टस। वानरों का जो डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है होमो इरेक्टस से सबसे ज्यादा मेल खाता है। प्रॉब्लम ये है कि होमो इरेक्टस कल्चरली कितने एडवांस थे या फिर वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना पाते थे या नहीं पाते थे, ये इंफॉर्मेशन आज तक हमारे पास नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि भारत का इतिहास क्या सचमुच अधूरा है? देखिए, आर्कियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। एक छोटी सी फिंगर बोन से डेनिसोवियंस का पता चला। अत्तिरंपक्कम की डेटिंग ने भारत की पहली ह्यूमन स्पीशीज का प्रेजेंस हमको दिया। हमने ह्यूमन प्रेजेंस की जो डेट मानी थी भारत में, अत्तिरंपक्कम की डेटिंग ने उसे कई हजारों साल पीछे ढकेल दिया। और साथ में और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है भारत के मॉन्यूमेंट्स। कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हमारे पास हैं जिनकी इंजीनियरिंग आज तक हमको चौंका देती है, क्योंकि जिस समय ये चीजें बनी थी उस समय ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी कहीं और पे थी भी, इसके कोई भी सबूत हमको नहीं मिलते हैं। बात सिंपल है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस और एविडेंस ऑफ एब्सेंस एक नहीं होते। ये एक ट्रॉपिकल रीजन है, फॉसिल्स ठीक से प्रिजर्व नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी फॉसिल्स इस जमीन के नीचे आज भी हैं, सबके बारे में हमने जान लिया हो। फिलहाल भारत में जितने भी एक्सकवेशंस हुए हैं उससे एक बात तो क्लियर है, वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड वानर होमो सेपियंस नहीं थे। रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, क्योंकि उसमें जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं
एक काल्पनिक कहानी में उतनी सटीक एक्सप्लेनेशंस नहीं हो सकती। साइंस का काम है सवाल पूछना और हिस्ट्री का काम है जब जब नए सबूत मिलते हैं अपनी कहानी को अपडेट करना। तो हो सकता है कि आज हमारे पास सभी सवालों के जवाब न हो, लेकिन कल किसी भी एक्सकवेशन से हिस्ट्री दोबारा लिखी जा सकती है। तो फिर आप ही मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि वानर सेना आखिर में थे कौन? मैं आपसे वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।